अभी फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में ज्वाइन किया है। 103 और 4 आपने कब ज्वाइनिंग की? रोल नंबर 103, 104, रोल नंबर 103 बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ। आप अनम्यूट क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? मैंने सबको अनम्यूट किया है, बाकी कोई नहीं बोलेगा। मैंने सबको अनम्यूट किया है, कोई नहीं बोलेगा। रोटला शाक तो खातो नहीं, सलाड नहीं મળે મારો હું શું ખાઈશ? થોડા પૈસા ખૂટી ગયા વૈભવ્યા નહીં પૈસા. Am I audible? Students, एक साथ क्यों इतना लाउडली सबको अनम्यूट कर दिया मैंने? 50 રૂપિયા થાય ટિકિટ કેટલી થાય? नहीं, ये टिकट था, ये था, वो था। रोल नंबर 30 अनम्यूट योरसेल्फ। મહેસાણા કે વાર નો લાગે કોઈ. मैं वो क्लास में नहीं है। तो क्या है, कहाँ पे? सबको अनम्यूट આ किया। બોટલ ને હોય છે ને આમ ભરીને છે ને ઊંધી મૂકી છે ઢાંકણું આખું ભરાઈ જશે હાંજ થાય. कोई रोल नंबर 30 को मैसेज करो तो। रोल नंबर 103, रोल नंबर 103 बेटा, आपकी ज्वाइनिंग डेट कौन सी है? नहीं आवाज आ रही है। सबको म्यूट कर देती हूँ और चैट बॉक्स में ही लिखूं। बेटा मैसेज करो, टाइम वेस्ट हो रहा है। बेटा कोई एक अपना माइक ऑन करो तो। रोल नंबर 73, 74 कोई भी एक अपना माइक ऑन करो तो। बेटा आप एक आपका क्लास का जो ग्रुप है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें डालो रोल नंबर 83, 85, 91, 94, 100 एंड 103। फिर से नंबर रिपीट करूं बेटा? 83, 85, 91, 94, 100 एंड 103। उसको बोलो कि आपने अगर असाइनमेंट सबमिट करवा लिया है तो ठीक है, अगर नहीं करवाया है मुझे मेल के थ्रू तो फ्राइडे कल आपकी लास्ट डेट है, उसको सबमिट करवाना है, फिर उसको 0 मार्क्स चले जाएंगे। ये मैं आपको बार बार क्यों बता रही हूँ बेटा? क्योंकि आपके 3 असाइनमेंट होते हैं, 3 असाइनमेंट के 10 मार्क्स होते हैं, यानी 30 मार्क्स आपको असाइनमेंट के मिलने वाले। 35 मार्क्स क्लास टेस्ट के होते हैं, सेशनल एग्जाम के 35 होते हैं। ये सारे काउंट होके आपका टोटल निकलता है और आपकी 85 से प्लस में परसेंटेज में अटेंडेंस होनी चाहिए। तो ये सब काउंट होके आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, तो वो कंसीडर सब होता है। तो अगर ज़्यादा सिलेबस है फिर आपको बाद में प्रॉब्लम ना, उसकी वजह से क्लास टेस्ट और असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स कवर कर लो तो आपके मार्क्स फाइनली अच्छा है। इसलिए बेटा हमको बार बार ये बोलना पड़ता है कि करो करो करो। अगर हमारे पास एक बार सबमिशन के लिए असाइनमेंट आ जाए तो फिर हम मार्क्स कर सकते हैं, पर है ही नहीं तो बेटा हम मार्क्स क्यों इतना लाउडली सबको अनम्यूट कर दिया मैंने, समझ में? अगर क्लास टेस्ट में किसी को टिकट था, ये था, वो था, रोल नंबर 30 अनम्यूट योरसेल्फ, ठीक है, पर उन दोनों में नहीं हुआ और फिर असाइनमेंट भी सबमिट नहीं करवाया, रोल नंबर 30 को मैसेज करो तो। इसलिए आपके लिए है कि आप हमको करवाए, और हम बार बार ये आपको क्यों रिकॉल करवाते हैं कि आपको प्रॉब्लम हो, आप नए हो तो आप अभी हैबिट्यूड नहीं हो कि सेमेस्टर सिस्टम में कैसे काम करना है, आपकी निर्मा की पॉलिसी नहीं पता होती, तो आप एक बार क्लियर हो जाओ, एक बार एक असाइनमेंट देके और फिर एक एग्जाम देके, तो आपको सब कुछ अपने टाइम पे करने लगेगा। अभी यहाँ पे थोड़ी भी एक दिन की भी रोल नंबर 103 के आप पीछे चल गए तो पूरा यहाँ पे मार्क्स का जो फॉर्मूला होता है सब आपका बिगड़ जाता है। समझ में आया बेटा? इसलिए मेरे को ये रिपीट करवाना पड़ता है। ज्वाइनिंग डेट कौन सी? बोलो अभी किसको कुछ डाउट है बोलो। मैम रोल नंबर 103 ने कॉलेज छोड़ दिया है। 92 ने कॉलेज छोड़ दिया? 94 उसने क्लास टेस्ट दिए के उसने कॉलेज छोड़ दिया, ठीक है बेटा।
उसने है ना क्लास टेस्ट दी, तो क्लास टेस्ट के बाद उसने छोड़ा, तो क्लास टेस्ट के लिए हमारे एलएमएस पे उसकी एंट्री होती है, क्योंकि क्लास टेस्ट से पहले Yes, आपको ma'am. असाइनमेंट सबमिट करवाना Yes, था ma'am. ना, Yes, इसलिए। ma'am. ओके, Yes, तो ma'am. अभी ये हो गया, ठीक है। तो फिर क्या होता है बेटा, देखो आप अगर लास्ट में असाइनमेंट सबमिट करवाते हो ना, तो एक चीज क्या होती है, जिसकी लास्ट में अभी एडमिशन हुआ है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, पर पहले से आ रहे हो और जो टाइम पे सबमिट करवाए और जो देर से सबमिट करवाए, उन दोनों में हमको बीच में फॉर्मूला की मार्जिन तो रखनी पड़ती है ना बेटा। तो फिर जिसने पहले से 28 को ही सबमिट करवा दिया उसको तो लॉस जाएगा। फिर बाकी बोलते हैं कि मैम लेट से करवाया, पर करवाया तो पूरा है ना, वो बात सही है, पर जिस टाइम लिमिट पे करना है वो याद रखना है बेटा, क्योंकि तो फिर दूसरों को भी, आपके स्टूडेंट्स आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स है उसको भी देखना पड़ता है ना, हमको तो सब तरीके से सोचना पड़ता है। हमको मार्क्स अपने हिस्से में से नहीं देना है कि हम, क्योंकि हमारा उसमें कुछ लेना देना नहीं होता है, पर फॉर्मूला ऊपर से आती है। क्यों आती है? क्योंकि सबको हमको ध्यान में रख के, हमको सबके साथ रख के चलना पड़ता है। आप बोलेंगे सर मेरे तो फ्रेंड है, मैम मेरी तो फ्रेंड है, उसको आप ज्यादा दे दो, मेरे जैसे दे दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, भले उसने लेट सबमिट करवाया। पर ऐसा नहीं होता बेटा, एक फॉर्मूला बनती है, कितने दिन लेट सबमिट करवाया, कितने कम एग्जाम्पल किए और कितने अच्छे से लिखा, सब काउंट करके हम फॉर्मूला के थ्रू आपको देते हैं। क्योंकि लिखने के 10 मार्क्स है, तो कोई अच्छी हैंडराइटिंग है तो फट मस्त लिख के उसकी पीडीएफ बनाएगा। किसी ने हड़बाट में बस 1 घंटे में जग के किसी के पास से व्हाट्सएप में से मंगवाए एग्जाम्पल सॉल्व करिए हुए और फटाफट से लिख दिया। समझ में आता है बेटा? हमको सब पता होता है आप कैसे असाइनमेंट लिखते हो, और ट्यूटोरियल में और क्लास में आप जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, कौन क्या करता है, वो भले हम ऑनलाइन कर रहे हैं, पर हमारा ट्यूटोरियल के रिस्पॉन्स से, ट्यूटोरियल में हम जो क्वेश्चन आंसर करते हैं, कौन चैट बॉक्स में मैसेज करता है, कौन हमको आंसर कर रहा है, वो सब यहाँ पे नोटेड होता है। तो वहां से हमको जजमेंट मिल जाता है कि ऐसे नहीं कि हमको ऐसे ही अद्धर ले दिया, दे 10 में से 6 दिए, किसी को 7 दिए, 8 दिए, ऐसा नहीं होता बेटा, सब काउंट होता है। तो आप लोग ये चीज याद रखो, क्योंकि असाइनमेंट अभी एक ही गया है, 2 असाइनमेंट अभी आपके हाथ में है। ठीक है बेटा? बेटा 17 का असाइनमेंट आ गया कि नहीं वो मेरे को नहीं पता, क्योंकि आपकी ट्यूटोरियल कौन लेते हैं, कौन से मैम लेते हैं? अमीशा मैम। अमीषा मैम लेते हैं। तो उसने आपको एक भी बार मेल किया कि आपकी असाइनमेंट सरिता नहीं मैम। मिली? सरिता मैम, हाँ अमीषा यस मैम नहीं, सरिता सरिता मैम। मैम। 1 मिनट रुको, सरिता मैम मेरे पास में ही बैठे हैं, मैं उसको पूछ ही लेती हूँ। Am I audible students? देखो बेटा, यस मैम। IT1 में इसका नहीं है सबमिशन, रोल नंबर 34 बेटा बोलो क्या रीजन है? मैम मेरे कजिन के एक्सपायर हो गया था, तो कई दिनों से वो डिस्टरबेंस रहा, हम्म इसलिए ज़्यादा लेक्चर भी अटेंड नहीं कर पाया था कई दिनों तक। अभी 1-2 दिन में ही से ही तो आप, थोड़ा ठीक हुआ। ठीक है बेटा, आपके साथ ये हुआ है तो, पर आपने क्लास टेस्ट भी नहीं दी थी ना? दो दो में नहीं पहुंच पाया था, बाकी में
दी थी। दो सब्जेक्ट नहीं दे पाया था। नहीं, हमको तो सिर्फ एलए का ही पता होता है, तो आपने एलए की नहीं दी है? नहीं मैडम, दी हुई है। एलए की दी है? एलए नहीं दी की। होगी, नहीं दी होगी। फर्स्ट 29 को थी। हाँ, वो फर्स्ट, पहली दो है ना, वो नहीं दे पाया था। हाँ, तो बस वो नहीं दी है आपने, ठीक है। तो अभी हाँ, आप असाइनमेंट सबमिट कब कर पाओगे बेटा? आज लिख लूंगा, कल कल को या ओके, मैं सरिता कर मैम को दूंगा। सबमिट करवा देना, मेल कर देना। ओके मैम, ओके। ओके, और ओके। बाकी है रोल नंबर 45। यस मैम, आई एम सो सॉरी मैम, मैंने किया था पर सबमिट करना रह गया है। मैम मैं आज यहाँ पे कॉलेज के बाद ही सबमिट कर देता हूँ, ठीक है, मतलब 6 मेल कर बजे दो। जब क्लास खत्म होगा मैं सबमिट कर दूंगा। ठीक है, आपको करूँ मिल तो चलेगा ना? हाँ कर दो, मेरे को भी चलेगा, सरिता मैम को करोगे तो भी चलेगा। आप हमें, VF2 है ना मैम, वो VF2 नाम का मेल जो वो तो आईडी, मेरा है, उसमें कर दूंगा मेल। वो हाँ तो वो आप, मेरा है। हाँ ठीक है, ठीक उसमें है कर मैं दो, कर, चलेगा, मैं हाँ फॉरवर्ड उसमें कर कर, दूंगी। या तो फिर ओके आप है ओके ना, खुशबू.मड़िया या तो फिर सरिता.रायसिंघानी ऐसा लिखोगे ना, हाँ तो निर्मा की आईडी में आपको दिखाई देगा, तो उस पर मेल कर हाँ देना। ठीक है ठीक है, बेटा? ठीक, कोई बात नहीं मैम, हाँ ओके, सॉरी मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी हो गया सबका। अभी हम, कल हमने कौन सा टॉपिक किया था? एक्सटेंशन एंड रिडक्शन किया था ना? यस मैम। सॉल्यूशन यस स्पेस मैम। किया था, वो भी हो गया। अभी वो करना बाकी है ना, वो रो स्पेस कॉलम स्पेस आपके क्लास में हुई थी ना? भी 106 नंबर एंटर हुआ, क्या हुआ? जिसको लिंक ना मिलती हो वो मुझे एक बार बताएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स आते रहते हैं, ज्वाइनिंग होती रहती है, पता ही नहीं चलता कौन आता है। नहीं है, 106 है, ओके। अभी शेयर कर रही हूँ पीडीएफ, रुको एक मिनट। ये हमने कल किया था, रो स्पेस कॉलम स्पेस। नो, नहीं किया। बाकी है। सॉल्यूशन स्पेस किया है, तो पहले इसकी पीडीएफ दिखा दूं तो ही पता चलेगा कि आगे की रह ना गई हो। रुको, सॉल्यूशन स्पेस कहाँ गए? ये किया बेटा, बेसिस एंड डायमेंशन फॉर सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द होमोजेनियस सिस्टम। ये हो गया ना, पूरा हो गया? यस। यस मैम। ओके, पूरा हो गया है तो वही करना है हमको, रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस ही करना है। देखो, बेटा मेरा गूगल ड्राइव क्रिएट हो गया है, इसमें सब पीडीएफ, सब रिकॉर्डिंग सब है। हम वीक में एक बार कर सकते हैं, बाकी हमारे पास टाइम नहीं रहता है, तो हम पिछले वीक का सब कुछ उसमें आ गया है गूगल ड्राइव में, देखना। और एक बात स्टूडेंट्स, आप ड्राइव को एक्सेस मांगोगे आपके नाम की ईमेल आईडी से, तो एक्सेस नहीं मिलेगी आपको, कंपलसरी निर्माण की आईडी से ही एक्सेस करना पड़ेगा, तो ही आप उसको पीडीएफ और वो सबको देख पाओगे। और मैंने वो सबको व्यूअर ही रखा है, ठीक है बेटा? तो गूगल ड्राइव को आपको शेयर, मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है, रिकॉर्डिंग शेयर कर दी है, उसमें सब कुछ है। तो क्या होता है, हम हफ्ते में एक बार उसको शेयर कर देंगे वापस, जितना एक वीक का हुआ है उतना कंटेंट एक साथ भेज देंगे। बाकी क्या है, हर एक को एक एक पीडीएफ शेयर करना पॉसिबल नहीं रहता। 100 आपका मेल किस पे किया, खुशबू पे किया या VF2 पे किया? हाँ मिल गया बेटा, मिल गया। अभी यह है रो स्पेस, कॉलम स्पेस एंड नल स्पेस। उसमें से आज हम रो स्पेस के एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद उसका कॉन्सेप्ट वाले अलग अलग जो एग्जाम्पल होते हैं वो बाद में करेंगे।
क्योंकि इसमें है ना इजी है, पर आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। थियोरिटिकल याद करवाने जाऊंगी ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम बाय एग्जांपल ही चलते हैं इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पे है लेट ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स का रो वेक्टर हम किसको बोलते हैं? मैंने वेक्टर स्पेस पढ़ा है तभी बोला था कि मैट्रिक्स में हम अगर रो वाइज एलिमेंट को लेते तो उसको रो वेक्टर बोल देते। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये mth रो, ऐसे। अगर हम कॉलम वाइज से इसकी एलिमेंट रहते हैं, ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये n नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे हम लेते हैं कॉलम वाइज, तो उसको हम कॉलम वेक्टर बोलते हैं। बराबर है। कभी रो स्पेस क्या है? द सबस्पेस ऑफ Rn the subspace of Rn spanned by the row vectors of A is called the row space of A. The subspace of Rm spanned by the column vector A is called the column space of A. ये सब सुनो, पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाहते हैं मैम। फिर ये सब थियरम के स्टेटमेंट है, मैं ऐसे ही पढ़ रही हूँ कि बेसिस फॉर रो स्पेस, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट चेंज द रो स्पेस एंड नल स्पेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये आपको याद रखना है। फिर नोट है कि इफ अ मैट्रिक्स ए रिड्यूस टू रो इक्विवेलेंट फॉर्म B, then the row space of A and B are same. If B is the row equivalent form of A, then the row vector of B with leading entry 1, that is the non-zero rows vectors, from a basis for the row space of B and hence from a basis for the row space of A. फिर ये दोनों नोट्स है कि a basis for the row space of a matrix A may not consist entirely of row vectors. A basis for the row space of a matrix A consistent entirely of row vectors of A can be obtained by finding the basis of for column space of A transpose. यानी जहाँ पे entirely वर्ड होता है ना यूज, तो उसका डेफिनेशन चेंज हो जाएगा, entirely और not entirely। तो वो क्या चीज है, जब हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, बाय डेफिनेशन नहीं, एग्जाम्पल में क्या करना है उस तरीके से। फिर यहाँ पे है कि इफ द A and B are the row equivalent matrix, then a set of column vectors of matrix A is Li if and only if the corresponding column vector of B are Li. A set of column vector of matrix A forms a basis for the column space of A if and only if the corresponding column vector B from basis for the column space of B. ये सब आपको पढ़ के ऐसा लगेगा कि मैम क्या बोल रहे हैं। If B is the row equivalent form of a matrix A, then the column vectors containing the leading one of a row vector from a basis for the column space of B. The column vector of A corresponding to the column vector of B containing the leading one from a basis for the column space of A. और ये नल स्पेस तो हम बाद में ही देखेंगे। अभी ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन किसका है वो पहले क्वेश्चन को प्रॉपर्ली इसमें रीड करना पड़ेगा। किसमें? कि रो स्पेस और कॉलम स्पेस में आपको क्वेश्चन प्रॉपर्ली रीड करना है। क्या पूछा है कि फाइंड द बेसिस फॉर द रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस ऑफ ए। बेसिस फाइंड करनी है किसकी? रो स्पेस की एंड कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो करना क्या है हमको रो स्पेस और कॉलम स्पेस फाइंड करने के लिए? आपको जो मैट्रिक्स सिर्फ ऐसा बोला है कि फाइंड द बेसिस फॉर द रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स है, तो आपको जो मैट्रिक्स दिया है वो गिवन मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। सब में रो इक्विवेलेंट फॉर्म तो आएगा ही, तो आपको उसकी थरू प्रैक्टिस होनी चाहिए रो इक्विवेलेंट फॉर्म की। रो इक्विवेलेंट फॉर्म सही तो सिर्फ बाकी सब में क्या क्या चेंजेस है वो याद करना है, पर अगर रो इक्विवेलेंट गया तो सब गया। मैट्रिक्स को क्या करना है? रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो आपको आता है कि लीडिंग एंट्री 1 उसके नीचे 0, लीडिंग एंट्री 1 उसके नीचे 0। अभी ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये रो इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो गया तो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारी ए थी। आफ्टर कन्वर्टिंग रो इक्विवेलेंट फॉर्म वो मैट्रिक्स को हम बी बोल देते हैं। ठीक है। फिर द बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ ए क्या होता है कि हमारी जो नॉन जीरो रोज आती है, जो नॉन जीरो रोज आती है वो हमारी क्या हो जाती है? रोज बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ ए। तो रो स्पेस है तो रो में लिखना है, कॉलम स्पेस है तो कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पे देखो रो स्पेस में क्या है 1 4 5 2, तो उसको
ऐसे रो वाइज लिख लेने का कि 1452, फिर दूसरी क्या है 01147। तो ये फॉर्मूला जैसा ही है कि याद रहे या ना रहे, पर इसको क्या करना है, ऐसे याद रखना है कि रो इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके जो जितनी रो आती है नॉन जीरो रोज उसको रो वाइज लिख लेने का, उसको हम बोलते हैं बेसिस फॉर द रो स्पेस ऑफ ए। इजी है? यस और नो? यस Yes, मैम, ma'am. यस मैम। थियोरिटिकल पढ़ोगे ना तो क्या बोले वही नहीं समझ में आएगा। अभी आगे जो बोला था उसमें ये बोल रहे थे कि आप रो इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके जो आपको मैट्रिक्स बी मिल रहा है, वो मैट्रिक्स बी में जो लीडिंग एंट्री होती है उसको आप बेसिस के तौर पे कंसीडर कर सकते हो, और ए और बी आफ्टर रो इक्वलेंट में कन्वर्ट करके जो मिलते हैं उसको हम बेसिस कहते हैं, वो सब बोला था। पर जब पढ़ने जाओगे तो क्या ज्यादा टफ लगता है। ओके, अभी रो स्पेस हो गई, अभी कॉलम स्पेस पूछा है। कॉलम स्पेस में क्या होता है कि रो तो हमको ये जो नॉन जीरो रोज मिली है ना उसको लिख देते हैं, पर कॉलम स्पेस में क्या करना पड़ता है होता है, कॉलम स्पेस में हम क्या करते हैं, रुको इसको मैं हटा देता हूँ पहले। कॉलम स्पेस में हमको देखना है कि हमको लीडिंग वन या फिर नॉन जीरो में कहाँ पे लीडिंग एंट्री मिली। यहाँ पे वन अपीयर हो रहा है फर्स्ट कॉलम में, यहाँ पे सेकंड कॉलम में वन अपीयर हो रहा है, बाकी सब में जीरो है। तो कितनी हमको लीडिंग वन अपीयर हुए, कितने में, द लीडिंग वन इज अपीयर इन कॉलम फर्स्ट और कॉलम टू। तो जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम में जो हमको मिलते हैं वही हमको कंसीडर करने पर, वो कहाँ से वेक्टर कंसीडर एलिमेंट कंसीडर करना है, हमारे ऊपर ओरिजिनल जो क्वेश्चन है उसमें से। तो ऊपर ओरिजिनल क्वेश्चन में फर्स्ट कॉलम में क्या है 1 2 -1 और 4 1 3। तो 1 2 -1 4 1 3, ठीक है। अगर ऐसा बोला है कि फाइंड द रो स्पेस ऑफ एंड कॉलम स्पेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए, सिर्फ फाइंड द बेसिस फॉर द रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस बोला है, तो रो स्पेस में क्या करोगे, रो इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रो स्पेस बोला है तो वो नॉन जीरो रो से उसको लिख देना है। कॉलम स्पेस बोला है तो लीडिंग एंट्री अपेयर होती है, उसके बाद वो लीडिंग एंट्री के ऊपर वाले हमारे जो ओरिजिनल क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिए होते हैं उसमें से कॉलम को लिखना है, वो हमारी कॉलम स्पेस ऑफ ए हो जाएगा। Got it? Yes, ma'am. Okay. यस अभी मैम। सेकंड है, if find a basis for the column space of A। देखो क्वेश्चन को मैंने बोला है कि प्रॉपरली रीड करना है। if find a basis for the column space of A and row space of A transpose, row space of A transpose, row space of A transpose यानी आपको A के नहीं सोचना, ए का नहीं ढूंढना है, किसका ढूंढना है, ए ट्रांसपोज का रो स्पेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है उसको याद रखेंगे। क्या फॉर्मूला है हमारे पास कि रो ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ ओ, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या बोला है, देखो ये कॉलम स्पेस है, कॉलम स्पेस ऑफ ए और रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो बेसिस फॉर द कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो ये फॉर्मूले याद रखिए आपको। तो अभी ए ट्रांसपोज कैसे मिलता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट, रो को कॉलम वाइज लिखो और कॉलम को रो वाइज लिख लो, बस वही करना है। ए ट्रांसपोज आपको आता है। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया कि नई मैट्रिक्स बनाई, कौन सी, ए ट्रांसपोज की। ए ट्रांसपोज की ये मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अभी इसको रो इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रो इक्वलेंट में कन्वर्ट करके ये रो इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अभी रो इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद रो स्पेस तो हम कैसे लिखते, जो हमारी नॉन जीरो रोज होती है उसको हम रो वाइज लिख देते हैं। लिख लिया, यस और नो? Yes, ma'am. अभी उसको क्या Yes, चाहिए, ma'am. कॉलम स्पेस। कॉलम स्पेस चाहिए तो उसको कॉलम स्पेस ऑफ ए चाहिए। अभी हमारी फॉर्मूला देखो कैसी थी कि कॉलम स्पेस ऑफ ए इज इक्वल टू रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज। तो रो स्पेस की जो रो स्पेस जो आती है वही कॉलम स्पेस होती है, पर उसको सिर्फ कॉलम वाइज लिखना है। तो यहाँ से इसको मैंने कॉलम वाइज लिख लिया, ये इसको कॉलम वाइज, इसको कॉलम वाइज और इसको कॉलम वाइज। तो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा है
वो याद रखना है। तो जब भी आप पीडीएफ रिफर करो ना तो पहले सब क्या देखना है कि ऐसे लिखा होगा फाइंड अ बेसिस फॉर द रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस ऑफ ए। तो क्या करना है, तो मैंने बोला कि रो स्पेस में जो नॉन जीरो रोज आती है आफ्टर कन्वर्टिंग रो इक्वल फॉर्म, जो रो आती है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज उसको रो वाइज लिख लेने का। और कॉलम देखनी है तो जो लीडिंग वन अपीयर होता है उसके ऊपर ओरिजिनल क्वेश्चन में से आपको उसकी कॉलम लिखनी है। पर जब ऐसा बोलते हैं कि ट्रांसपोज ट्रांसपोज का आता है तो ये फॉर्मूला याद रखने की रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू कॉलम स्पेस ऑफ ए। ठीक है बेटा। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि इसको जो बेसिस चाहिए ना फॉर कॉलम स्पेस ऑफ ए एंड रो स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी उसको उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स में से नहीं चाहिए। ओरिजिनल मैट्रिक्स में से नहीं चाहती है तो वो ए ट्रांसपोज की फॉर्मूला लगानी पड़ती है। अभी ये थर्ड वाला क्वेश्चन है। अभी ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा है, सिर्फ फाइंड अ बेसिस फॉर द स्पेस स्पान बाय दिस वेक्टर। अभी इसमें आपको ऐसा बोला है कि सिर्फ बेसिस फाइंड करनी है, ठीक है, स्पान बाय दिस वेक्टर। तो उसमें आपके कहीं पे ऐसा तो नहीं बोला है कि रो स्पेस चाहिए कि कॉलम स्पेस चाहिए, तो आप कैसे करोगे। तो अगर नहीं बोलते हैं तो आपको देखना है कि आपको ओरिजिनल क्वेश्चन कैसे दिया है। ये रो वाइज दिया है, ये एंट्री रो वाइज है 1 1 0 0 0 0 1 1 -2 0 2 2 एंड 0 -3 रो वाइज दिया है। तो हम रो स्पेस ढूंढेंगे। रो स्पेस कैसे ढूंढेंगे कि हमारा जो मैट्रिक्स है उसको रो वाइज, इसमें आपको ऐसे ही लिखना है, लिनियर कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ नहीं बनाए, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ रो, लिख लिया मैट्रिक्स। फिर इसको रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करने का। रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद जो नॉन जीरो रोज आती है वो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 नॉन जीरो रोज आती है, तो उसको रो वाइज लिख लो 1 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 1 0 0 0 1। यस और नो बेटा। यस मैम। अभी ये क्वेश्चन देखो कि फाइंड द बेसिस फॉर द स्पान बाय द वेक्टर। अभी इसमें भी नहीं बोला है कि रो वाइज करना है कि कॉलम वाइज करना है, तो कैसे करेंगे हम, कौन सा स्पेस ढूंढेंगे, कौन सा स्पेस ढूंढेंगे। आपको देखना है क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है, कॉलम स्पेस। कॉलम, तो कॉलम स्पेस ढूंढेंगे। अभी हम इसको लिखेंगे कैसे, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, और ये फाइव्थ कॉलम, जैसे क्वेश्चन दिया है उसी हिसाब से लिखना है। रो वाइज दिया है तो रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे रिस्पेक्टिवली। ऐसे कॉलम में दिया है तो फर्स्ट रो कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम। अभी ये आप अपने आप करो तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप कर पाओगे। ठीक है बेटा, क्या करना है, इसको कॉलम वाइज लिखो और इसको रो इक्वलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे का। ठीक है, कर पाओगे बेटा, कर पाओगे बेटा, यस और नो। यस मैम, ये तो हो गया, लेकिन वो सिर्फ ऐड कर देने का है R2 और R3 R4 को। यहाँ पर तो करो, सब करो, और आपका वही आंसर आता है, क्या आता है वो देखना है बेटा। आपको वो तो आता ही, मेरे को भी पता है, मैं अभी यहाँ से कर दूंगी तो फिर आपको मैं दिखा भी देखो कि यहाँ पे लीडिंग एंट्री कहाँ पे अपीयर है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो हमको कौन सी वाली, फर्स्ट और सेकंड में ही लीडिंग एंट्री है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को कंसिडर करेंगे। क्या है फर्स्ट और सेकंड कॉलम, 1 2 1 2 2 1 2 1, बस हो गया। यस मैम। ठीक है, तो ये आप करो ना तो आपको समझ में गया, क्योंकि उसके बाद अभी ये दूसरा टॉपिक आएगा, तो दूसरे टॉपिक में मैं समझा दूंगी फटाफट से, तो फिर उन दोनों में कंफ्यूजिंग हो जाएगी। ये अलग टॉपिक है इसका, ये वाला है ना वो अलग है। तो आप थियोरिटिकल जाओगे तो नहीं मजा आएगी, इससे ज्यादा अच्छा है कि एक बार एक आप समझ लो। ठीक है बेटा, तो हमने आज कितने टाइप के किए, 4 टाइप के किए। डायरेक्टली फाइंड द बेसिस फॉर द रो स्पेस एंड कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए। उसके बाद हमने क्या किया कि ट्रांसपोज वाला किया, फिर कुछ नहीं बोला है पर एंट्री देख के बोलना है कि वो एलिमेंट रो वाइज है कि कॉलम वाइज, उस तरह से नक्की करना है। फिर आएगा उसके बाद आएगा वो मैंने बोला था एंटायरली वर्ड वाला, एंटायरली नॉट और एंटायरली, तो वो 2 बाकी है, नल स्पेस बाकी है, वो 2 बाकी, वो 3 टॉपिक अभी हमको करने हैं। पर ये पहले पूरा एकदम क्लियर हो जाए ना तो क्या है कि कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है बेटा,
Yes, ma'am. ओके करो। Yes, ma'am. सेठ, आपका रोल नंबर कितना है? रज सेठ, एम आई ऑडिबल चिल्ड्रन? ऑडिबल बेटा? Yes, ma'am. रज सेठ, Yes, आपका रोल ma'am. नंबर क्या है? चैट बॉक्स में मैम लिखो आप। मेरा बोल रहा आप रज का? हाँ, मैम 45 मैंने लिखा है नाम में। पर आप नाम मत लिखो कि अटेंडेंस लेती हूँ ना तो फोटो आपका नाम लास्ट में आता है तो फिर 45 ओके मैम, एब्सेंट हो जाएगा। तो आप पहले ठीक रोल है मैम। नंबर लिखो उसके बाद आपका नाम लिखो, ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके। इंटरनेट इश्यू होगा ना तो वो अभी आज नहीं सुनाई देगा आपकी आवाज उसको।
रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया? यस मैम। ये आ गया आपका आंसर? यस मैम, यस मैम। आ गया ना? अभी तो ये दूसरा टॉपिक करते हैं क्योंकि हो गया क्लियर, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, देखो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर गूगल ड्राइव पे आपको जो पीडीएफ और वो सब है, व्यूअर है आप, बराबर है, पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मेल कर सकते हो, पर निर्मा वाली आईडी से ही एक्सेस होगा, बाकी कोई से आपका वो लॉगिन नहीं होगा, फिर आपको एक्सेस मांगनी पड़ेगी। तो मैं हर कोई को मेल नहीं चेक करती हूँ बार बार कि कौन मेरे से मांग रहा है, कौन मेरे से मांग रहा है, तो प्रॉब्लम ही ना हो, तो आप निर्मा वाली आईडी से ही करो। ठीक है बेटा, देखो अभी ये क्या है कि अ सिस्टम ऑफ लीनियर, ये थ्योरम है, इसकी हमको एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है, सिर्फ थ्योरम की स्टेटमेंट को याद रखनी है कि अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax is equal to B is consistent if and only if B is in column space of A. A system of linear equation है Ax is equal to B, वो consistent तब होती है if and only if, यानी ये है तो ये है, वो है तो ये है, B is in column space of A। ठीक है, इस स्टेटमेंट के थ्रू हम एक एग्जांपल करते हैं कि डिटरमाइन whether B is in column space of A and if so express B as a linear combination of the column vector of A। तो A क्या है और B क्या है वो हमको दिया है, तो हम मैट्रिक्स को किस फॉर्म में पहले लिखते हैं कि Ax is equal to B, तो A यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स, X यानी अननोन्स, 3 रो है 3 कॉलम है, x1 x2 x3 अननोन ले लिए, B हमको गिवन है 2 0 0। ठीक है, अभी इसका हम ऑगमेंटेड फॉर्म बनाएंगे, उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। आफ्टर कन्वर्टिंग रो इक्विवेलेंट फॉर्म, एक मिनट रुको, ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो अभी इक्वेशन क्या हुई हमारी, x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 2, x2 माइनस x3 इज इक्वल टू -1। अभी इसको सॉल्विंग करेंगे तो हमको x2 क्या मिलेगा कि -1 प्लस x3 एंड x1 इज 2x2 प्लस 2 प्लस x2 माइनस x3। x3 हमको नहीं मिला है तो उसको हम फ्री वेरिएबल, जैसे हम सॉल्यूशन में सपोज करते हैं कि x3 इज अ फ्री वेरिएबल t, तो x1 क्या हो जाएगा -1 प्लस t, x2, एक मिनट रुको बेटा, अभी देखो यहाँ से आपको x2 क्या मिला, x1 क्या मिला, बराबर है, यहाँ से t कट हो गया ना, तो इसलिए x2 की स्पेशल वैल्यू मिली, x1 की सॉरी मिली वैल्यू की वो 1 ही है, x2 मिला t-1 और x3 है 3, तो फ्री वेरिएबल के फॉर्म में आ गया, फ्री वेरिएबल में फॉर्म में आ गया। फिर हमको क्या बोला है कि सिंस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, देखो सिस्टम कंसिस्टेंट कब बोलते हैं, जब यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। मैट्रिक्स की बात याद है बेटा, x इज इक्वल टू b में हम बोलते थे कि इफ द सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन देन इट इज कंसिस्टेंट एंड अदरवाइज इट इज इनकंसिस्टेंट, वो याद है आपको? यस, ओके, तो उसके ऊपर से अभी ये हो गया कि मैट्रिक्स कंसिस्टेंट है तो हम क्या लिखते हैं कि b इज इक्वल टू x। अभी a क्या है, यानी a यानी हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है a, और x क्या है, तो x हमने अननोन्स फाइंड कर दिए 1 t-1 और t। ठीक है, b क्या है हमको गिवन है 2 0 0, फिर
इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ये 1 यहाँ से लिख सकते हैं, ये 1 और ये फर्स्ट कॉलम, ये t-1 ये सेकंड कॉलम, t और ये थर्ड कॉलम, लिख लिया, बस खत्म। B इज अ कॉलम स्पेस ऑफ A, वही बताना था यहाँ पे। और स्टेटमेंट क्या था? सो एक्सप्रेस B एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉलम वेक्टर ऑफ A। कॉलम वेक्टर हम किसको बोलते हैं? कॉलम वेक्टर हम कैसे बोलते, किसको बोलते हैं? जो सॉल्यूशन आता है उसके ऊपर से बोल देने का। तो ये भी एक अलग टॉपिक हुआ और अलग मेथड हुई। समझ में आया बेटा? तो अगर ऐसे सम आते हैं तो आपको सॉल्यूशन कंसिस्टेंट तभी हो गई जब B इज अ कॉलम स्पेस ऑफ A। कंसिस्टेंट तभी होगा। तो कंसिस्टेंट आया तो आपको उसको जस्ट दिखाना है, बस कुछ और नहीं करना है। Got it बेटा? ओके अभी ये दो सम है, बाकी है जो एंटायरली वाले हैं, वो एंटायरली वाले हम कल करेंगे। इसमें से कुछ दिखेगा भी नहीं, ये बहुत पीडीएफ कलर झांकी आई है, सब कुछ नहीं दिखता है। तो उसकी मैंने अलग पीडीएफ बनाई है और वो हम कल करेंगे। यहाँ तक यही करते हैं। और एंटायरली वाले और नॉन एंटायरली वाले मैंने बोले थे ना, कॉलम स्पेस और रो स्पेस, वो करना है। उसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाने की रो स्पेस ऑफ ए इज अ कॉलम स्पेस ऑफ ए ट्रांसपोज, पर किस हिसाब से और कहाँ पे लगानी है वही देखना है, बाकी मेथड वही है। गॉट इट बेटा? यस मैम। तो अभी हमारे पास 3 मिनट है, पर हम नहीं करते क्योंकि सब ऐसे खिचड़ी खिचड़ी हो जाएगी, नहीं मजा आएगी। अगर आप कंफर्टेबल हो तो मेरे को बोलो, मैं करवा देती हूँ। मैं तो करवाती हूँ सब क्लास में, पर अगर आप कंफर्टेबल हो तो बोल दो तो मैं करवा दूँ। किस सबकी अलग अलग अपनी कैपेसिटी होती है, तो मैं तो हर एक स्टूडेंट को ध्यान में रख के बोलती हूँ। करना है बेटा? नहीं मैडम, कंफ्यूजन हो जाएगा। क्या बेटा? हाँ इसीलिए ओके ठीक है बेटा, क्योंकि अभी 2 मिनट में पूरा क्या समझाऊंगी, उसके बाद कल तो स्टार्टिंग से ही करना पड़ेगा। अभी देखो मैट्रिक्स हमारा हो गया है। मैट्रिक्स में अब आपको थरो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए रो इक्वलेंट फॉर्म की। और अगर रो इक्वलेंट फॉर्म आता है तो अभी तो देखो आपको उससे रैंक पूछेंगे तो वो तो अभी आपको कितना इजी लगेगा कि रैंक फाइंड करना है, मतलब कि क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो अभी रैंक वाला कॉन्सेप्ट तो कितना रो इक्वलेंट में कन्वर्ट करो या फिर रिड्यूस रो इक्वलेंट में कन्वर्ट करो। रो इक्वलेंट में 1 करके उसके नीचे की एंट्री 0, रिड्यूस रो इक्वलेंट में 1 करके ऊपर नीचे 0। दो मेथड खत्म हो गई। नॉर्मल में आपको क्या करना है कि रो ऑपरेशन एज वेल एज आप कॉलम ऑपरेशन कर सकते हो, इससे आपको आइडेंटिटी जनरेट करनी है। तो आइडेंटिटी जनरेट करने के लिए आपको कॉलम ऑपरेशन तो करने ही पड़ेंगे। तो वो हो गया नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, वो भी खत्म हो गया है टॉपिक। उसके बाद डिटरमिनेंट वाला, तो आपको 2/2 3/3 क्या दिया है उसके ऊपर से रैंक फाइंड करना है, तो वो टॉपिक इजी हो गए। फिर आता है कि साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या है कि सिस्टम को रो इक्वलन या रिड्यूस रो इक्वलन, गॉसियन एलिमिनेशन बोला है तो आप रो इक्वलन से करो, गॉस जॉर्डन बोला है तो रिड्यूस रो इक्वलन फॉर्म से सॉल्व करो। रो इक्वलन में कन्वर्ट करके देखो कि मैट्रिक्स में रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी और रैंक ऑफ ए और नंबर ऑफ अननोन सेम है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन है। अगर लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है तो उसकी इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। और रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है तो नो सॉल्यूशन है। काम खत्म। उसके बाद आता है होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में दो ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, ट्रिवल और नॉन ट्रिवल। ट्रिवल मींस सारे अननोन जीरो, उसको यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। और नॉन ट्रिवल सॉल्यूशन यानी कि आपको एक वेरिएबल की लीडिंग एंट्री नहीं मिल रही होती तो उसको आप एक या जितने भी लीडिंग एंट्री नहीं मिल रही होती उसको आपको फ्री वेरिएबल सपोज करना होता है, और वो फ्री वेरिएबल के हिसाब से आपको अपना बाकी के अननोन्स चुनने पड़ते हैं और आपको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं। पूरा मैट्रिक्स का रिवीजन अभी इस तरह से हो गया। तो आपको बस यही कॉन्सेप्ट सिर्फ याद रखना है तो पूरा हो गया मैट्रिक्स। ठीक है बेटा? ओके अभी वेक्टर स्पेस है, तो वेक्टर स्पेस में हमने वेक्टर स्पेस किया, सबस्पेस किया, लिनियर कॉम्बिनेशन की, LILD किया, स्पैन किया, बेसिस की, व्रॉन्स्कियन किया, सॉल्यूशन स्पेस की। ठीक है ओके बाय एवरीवन। बाय मैम, थैंक यू। वेलकम बेटा। थैंक यू मैम। वेलकम।